नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 50 साल के हो गए हैं और संयोग ऐसा है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जन्मदिन के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में पौधारोपण किया। सीएम हमेशा पौधारोपण और पर्यावरण को लेकर के सजग रहते हैं और इसके साथ ही लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करते हुए हमेशा नजर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर की गौशाला में पौधारोपण करके समाज में पेड़ों को न काटने का संदेश भी दिया। बल्कि सीएम अपने अधिकांश कार्यक्रमों में जहां भी जाते हैं वहां पौधारोपण जरूर करते हैं। वहीं आज भी विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर उन्होंने सभी से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा संदेश भी लोगों तक पहुंचाया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर सबसे अधिक ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं। 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें, और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में जहां पर 70% आबादी हमारी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। उन पंचायतों की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है और विगत 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। 5 वर्ष में 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने वन विभाग के साथ मिलकर के सभी अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रदेश के अंदर संपन्न किए थे। मुझे याद है जब 2017 में हम लोगों ने वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश में वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था, तो हमारे पास क्षमता मात्र 5 करोड़ वृक्षारोपण की ही थी। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास 35 करोड़ वृक्षारोपण प्रतिवर्ष करने की क्षमता हम अर्जित कर चुके हैं। हमारी तो मान्यता यही रही है कि कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं जो हमारे लिए औषधीय गुणों से भरपूर न हो, और उस सब के बावजूद वर्तमान में भौतिकता के पीछे जाने वाली मानवता किस हद तक जाकर के आज स्वयं के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को हम उसके माध्यम से देख सकते हैं। इसके कारण न केवल जीव सृष्टि के सामने बल्कि जीव और जंतु दोनों के अस्तित्व के सामने एक भारी संकट भी खड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे असमय अतिवृष्टि का हो जाना, असमय सूखा पड़ जाना, और जो फसल चक्र है इस पे भी इसका बुरा असर पड़ना, नई बीमारियों का आना, और भी तमाम कारण इसके दुष्परिणाम हम सब के सामने देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम बनाए हैं, पिछले 5 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया। प्रदेश के अंदर 100 वर्ष से ऊपर के जितने भी वृक्ष हैं उन्हें विरासत वृक्ष के रूप में चिन्हित करके उनके व्यवस्थित संरक्षण की भी एक कार्य योजना लागू की है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसको हम और तेज कर सकें। तीसरा, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए यूनियन बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गौ आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जीरो केमिकल, जीरो फर्टिलाइजर, जीरो पेस्टिसाइड से युक्त वह खेती जो गौ आधारित होगी और जीरो बजट की होगी, सफलतापूर्वक ये खेती बहुत सारे प्रगतिशील किसान उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कर रहे हैं। इसको प्रोत्साहित करने का एक विशेष अभियान हमारा होना चाहिए। इसके साथ हम सबको भी जोड़ना होगा। पवित्र गंगा नदी के 5-5 किलोमीटर के दोनों दायरों में इस प्रकार की खेती और बागवानी को प्रोत्साहित करना,
बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र को हम लोगों ने प्राकृतिक खेती के लिए इस बजट में पूरा प्रावधान भी किया है और मैं आपका आह्वान करूंगा कि हम इसके साथ जुड़ें। सरकार इसमें सब्सिडी भी देगी। हर एक कमिश्नरी में हम लोगों ने इसके लिए टेस्टिंग लैब भी स्थापित कर दी है कि जो प्रोडक्ट किसान के यहां से आएगा उसकी मार्केटिंग करने की व्यवस्था, उसे हर प्रकार का खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर पटना से। आरजेडी के रिपोर्ट कार्ड पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ये मनगढ़ंत फर्जी रिपोर्ट कार्ड है। सुशील मोदी का ये बयान सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी पहले लालू और राबड़ी का रिपोर्ट कार्ड पेश करे। सुशील मोदी ने निशाना साधा है। आरजेडी के रिपोर्ट कार्ड पर बीजेपी का यह जोरदार पलटवार रहा, जहां बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एनडीए की तरफ से मोर्चा संभालते हुए कहा कि आरजेडी को पहले लालू और राबड़ी के समय का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जेपी के साथ विश्वासघात करने वाले लोग संपूर्ण क्रांति पर हमारा रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो अपने 15 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करें और बताएं उनके राज में क्यों बिहार अंधेरे में डूब गया था और लोगों के हाथ में लालटेन थमा दी गई थी। बिहार की सड़कें गड्ढों में बदल गई थी। बिहार के अंदर अपहरण ने उद्योग का रूप धारण कर लिया था। हजारों लोगों को बिहार छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। शाम के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लाठी में तेल पिलाकर अति पिछड़े समाज के लोगों को कमजोर तबके के लोगों को डराया जाता था, भयभीत किया जाता था। स्कूल कॉलेज बंद हो गए और चरवाहा विद्यालय प्रारंभ हो गए। तो जिनके राज में बिहार एक अंधेरे युग में डूब गया, आप उनका रिपोर्ट कार्ड जारी करने की हिम्मत नहीं है। आज हमारी सरकार के कार्यकाल में गांव-गांव तक सड़कें बन गई, 24 घंटा बिजली है, गंगा नदी से लेकर सारे बड़ी नदियों पर महासेतु, बड़े बड़े पुल पुलिया बन रहे। लेकिन आपके राज में क्या था? हमारी सरकार के 15 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मुख्यमंत्री पर नहीं लगा। आपके राज में तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जेल जाना पड़ा। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला किनके राज में हुआ? एक संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर पटना के बापू सभागार में महागठबंधन बैठक और कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बिहार सरकार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की खामियां सामने रखी और केंद्र पर भी जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने एक रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए कहा कि बिहार सरकार हर मोर्चे और मौकों पर फेल होती हुई नजर आ रही है। इस दौरान तेजस्वी ने संघ को भी आड़े हाथों लिया है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में सरकार नागपुर से चलती है। विपक्ष की भूमिका लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लोगों को गोलबंद करने की है। सड़क से लेकर सदन तक हमने जातिगत गणना की लड़ाई लड़ी है और जिसमें सफलता भी मिली है। यदि बीजेपी इस मिल जाते तो सरकार बन जाती, और लेकिन ना तो लालू जी झुके और ना ही उनका बेटा झुका। संपूर्ण क्रांति के अवसर पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी ने भी अस्वस्थ होते हुए भी आप लोगों के लिए संदेश भेजा और अपने राष्ट्रध्वज जी को हम सलाम करते हैं कि इस हालत में भी, इस परिस्थिति में भी वो झुकने को तैयार है और लेफ्ट पार्टी के साथ साथ पूरे देश में पहला ऐसा रीजनल पार्टी होगा बिहार कि कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे हम लोगों ने घुटने नहीं टेके। और महागठबंधन पूर्व में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी बड़े मजबूती के साथ यहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने दिन रात खून पसीना बहा करके जीतोड़ मेहनत करके महागठबंधन को सत्ता में ला दिया था। लेकिन कुछ लोग चोर दरवाजे से आकर के सत्ता को हथियाने का काम किया गया। अब ये आरोप पत्र है, इसमें विपक्ष, हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि सरकार को आईना दिखाए कहां खामियां रही।
और आरोप पत्र के पीछे एक बात लिखी हुई है, किया शोषण उत्पीड़न अत्याचार, किया शोषण उत्पीड़न अत्याचार, दिया बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, चोरी से आई चोर सरकार, ले डूबी पूरा बिहार। ये सच्चाई है, इससे कोई छुपा नहीं सकता। और हम आपको बता दें कि बाई इलेक्शन जो बौचहा का हुआ, उसमें सभी लेफ्ट साथियों का, सीपीआई, सीपीएम, मालिक पार्टियों का हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रत्याशियों को, जो हमारे कैंडिडेट थे महागठबंधन के, यह जीत आरजेडी की नहीं बल्कि महागठबंधन की और जनता की जीत थी। और 36,000 से हम लोग जीतने का काम किया। बिहार चुनाव में 1,56,00,000 महागठबंधन को वोट मिला और 1,56,00,000 12,000 एनडीए को वोट मिला, वो भी बेईमानी के बाद। अब हमको लगता है बौछाहा चुनाव के बाद महागठबंधन का वोट 12,000 ज्यादा हो गया होगा, उनका घट गया होगा, लेकिन ताजुब है कि लोग सत्ता में हैं, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई कल्पना किया था क्या कि सरकार झुकेगी? कोई कल्पना नहीं किया था। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि कोई कहता है कि सरकार नहीं झुकेगी, लेकिन उसको हम कहते हैं कि झुकाने वाला चाहिए। और हम सब लोग जब गोदबंद हो जाएंगे, जब जात पात से ऊपर होंगे, असमानता से ऊपर होंगे, भेदभाव को मिटाएंगे, एक होकर के बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो कोई माई का लाल जो है हम लोगों को कामयाब होने से नहीं रोक सकता। ये सच्चाई है। और हम लोगों को चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, हम लोगों को देने की जरूरत है। हम लोगों ने भी दिया। अगर हम लोगों के मन में बेईमानी होता, तेजस्वी के मन में, लालू जी के मन में केवल परिवार की बात होती, तो हम भाजपा से समझौता कर लेते, आज हम बिहार के मुख्यमंत्री होते। कौन रोक लेता? लेकिन नहीं, ना लालू जी झुके हैं, ना लालू जी का ये लड़का झुकने का काम करेगा, लड़ाई लड़ेगा। जहां तक लड़ाई लड़नी है लड़ेंगे। और लालू जी ने तो पूरा एक किताब ही लिखा है उन्होंने, गोपालगंज टू रायसीना हिल, वो किताब लिखा, उसमें तो पूरा आंदोलन का और अपने जीवनी का व्याख्यान किया है। वो सब लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि किस मुसीबत के घड़ी जो है लालू जी ने कैसे संघर्ष किया। उस दौर के जितने साथी थे उनके साथ, जेपीजी के अगुवाई में जितने उन्होंने नेता बनाए आज के दौर में, सब लोगों के बारे में। लेकिन बात में चर्चा चल रही थी कि भाई एक और अगुवाई थे जो आज कहां चले गए, क्यों चले गए? हम लोग तो कभी भगाए नहीं, खुद ही लोग भाग गए। अब क्या चीज का उनका महत्वाकांक्षा रहा, तो महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। अब निर्णय का बात आ रहा है, क्या है नहीं है, इस पे हमको कोई टिप्पणी नहीं करना। लेकिन जो लोग सत्ता के लालच, अगर सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटना टेके और खुद ही चला जाए, तो इस पे हम लोगों को कुछ नहीं कहना। वो आप लोग जो है सब समझदार लोग हैं, क्या क्या। तो इसमें तो जिस प्रकार से लोगों ने जकड़ के रखा है, तब दीपांकर जी हिम्मत की बात कर रहे थे, हिम्मत कितनी है नहीं है तो वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हिम्मत होती तो कम से कम अपना जो वादा किया है, भले ही चोर दरवाजे की सरकार 19 लाख रोजगार तो दे देते जो खाली पद पड़ा पड़ा। हिम्मत होती तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा तो मांग लेते, विशेष पैकेज तो मांग लेते। चलो कम से कम इतना ही काम कर देते, तो हमको तो इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन जो माहौल देश का जिस प्रकार से खराब हो रहा है, जिस प्रकार से संघ जो है पूरे देश को हाईजैक करना चाहता है,
वो संविधान नहीं बल्कि बंच ऑफ थॉट, किताब के आधार पे जो चलना चाहता है, इसकी लड़ाई हम लोगों को पुरजोर तरीके से लड़ना पड़ेगा। तन मन धन लगा करके जो है संघर्ष हम लोगों को करने की जरूरत है। संपूर्ण क्रांति के अवसर पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के गरीबों के महाराष्ट्र में राज्यसभा के 6 सीटों में 5 सीटों के नतीजे लगभग तय माने जा रहे हैं और एक सीट को लेकर के महाविकास अघाड़ी और बीजेपी में कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी और शिवसेना में बार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। राज्यसभा का चुनाव जो होने जा रहा है, 4 जो उसमें हमारे उम्मीदवार है महाविकास आघाड़ी के, वो 4 ही जगह पर महाविकास आघाड़ी जीत कर आई। जिस 6ठे सीट के बारे में सबके मन में शंका है, आशंका है, वो हमारे उम्मीदवार शिवसेना के, वो भी बहुत ही अच्छे मतों से जीत कर राज्यसभा जाएंगे। ठीक है, हमने कोशिश की कल तक कि चुनाव हम अगर टाल सकते हैं तो टालना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी की ये मंशा दिखती है कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और पैसे की ताकत पर महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करे तो उनकी मर्जी। हम भी महाराष्ट्र में सत्ता पे है, ये भूलना मत। रात को शिवसेना के नेताओं ने तबेले में सोना छोड़ना चाहिए, अपने घरों से शांति से सोएंगे तो इस प्रकार का सपना नहीं गिरेगा। महाराष्ट्र में फिर से विधायकों को होटल में रखा जाए, होटल का इससे बड़ा विधायकों का अपमान कुछ नहीं। अपने ही विधायकों को नजरबंद करना, ये स्थिति महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पर क्यों आई? अपने विधायकों पर भरोसा नहीं और नजरबंद करना, यही अपने आप में विधायकों का अपमान है और वही चित्र स्पष्ट करता है। कश्मीर में इन दिनों चरमपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। एक तरफ सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार को कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के घेर रही है। ऐसे ही संजय राउत ने कश्मीर को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कश्मीर फिर एक बार जल रहा है, खून से लथपथ हो रहा है। कश्मीर की स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई है और हमारे जो दिल्ली के प्रमुख लोग हैं वो फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं। कभी कश्मीर फाइल का प्रमोशन होता है, कभी पृथ्वीराज का प्रमोशन होता है, और वहाँ कश्मीरी पंडितों का जो आक्रोश है वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कश्मीरी पंडित हो और हिंदू समाज के लोग हो, इतना ही नहीं, हमारे मुसलमान भाई जो है देशभक्त, जो वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करते हैं, उनकी भी हत्या हो रही है क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अब तक 20 सिक्योरिटी फोर्सेस जो मुस्लिम हैं, अधिकारी हैं, उनकी हत्या हुई है। श्रीनगर से लेकर पुलवामा तक हवलदार, डीवाईएसपी, एसपी रैंक के मुस्लिम अधिकारी इसलिए मारे गए हैं क्योंकि वो देश की रक्षा से जुड़े हैं। कश्मीरी पंडितों को फिर एक बार भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। कश्मीर के हजारों पंडित अब घाटी छोड़कर अपने ही देश में निर्वासित हो रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने एक बयान दिया है और कहा है कि कश्मीरी पंडितों का जो पलायन चल रहा है, जो हत्या शुरू है, उस बारे में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने बहुत ही गहरी चिंता व्यक्त की है और ये कहा है कि महाराष्ट्र पूरी ताकत से, महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना पूरी ताकत से कश्मीरी पंडितों के साथ रहेगी और जो उनके लिए। जम्मू कश्मीर में हो रहे टारगेट किलिंग पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर देश में अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, अमित शाह जी और मोदी की जो सरकार और साथ में जो गोदी मीडिया, ये तरह तरह की सारे हिंदुस्तान में अफवाह फैलाने में मशहूर है। अफवाह फैलाना इन लोग को ज़्यादा आते हैं, इसमें आदी भी है। लेकिन कश्मीर की
जो ज़मीनी हकीकत, ये हकीकत बिखरल स्थिति पे है, ये हकीकत नाजुक स्थिति पे है और ये सरकार माने या ना माने, हर दिन कश्मीर से पलायन हो रहे हैं और पलायन जारी भी है। इसमें ये प्रतीत होते हैं कि बड़े बड़े बात तो किए जाते, सदन के अंदर सदन की बाहर, गोदी मीडिया के चलते एक माहौल पैदा किया जाते कि कश्मीर आज़ाद हो गए क्योंकि 370 धारा और 35A 35A धारा को खारिज किया गया, इसका मतलब कश्मीर आज़ाद हो गए। कश्मीर में पहले जो पंडितों ने विस्थापित हुई थी, सारे इल्ज़ाम कांग्रेस पे थोपा गया था। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं कि आज किसकी गलती से, किसकी नाकामियों से आज कश्मीरी पंडितों को धड़ल्ले से पलायन हो रहे हैं। हालात खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है जहां उत्तरकाशी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ये दर्दनाक सड़क हादसे में बताया ये जा रहा है कि बस जो है वो गहरी खाई में पलट गई है और इस दौरान जो जानकारी मिल पा रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 25 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। यह आशंका फिलहाल जताई जा रही है। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं आ पाया है, लेकिन ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बस में 32 लोग सवार थे, जिसमें से 25 लोगों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। यमुना घाटी में खाई में गिरी लोगों से ये भरी बस और राहत बचाव का कार्य फिलहाल जारी है। लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, यमुनोत्री हाईवे पर यह हादसा हुआ है। करीब 500 मीटर गहरी खाई में ये बस जाकर के गिर गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में करीब 25 लोगों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। 500 मीटर गहरी खाई में ये बस जा गिरी है। ये बड़ा हादसा हुआ है। डामटा से गांव के बीच रिवाव खड्डा के पास ये हादसा हुआ है और हादसे के वक्त बताया जा रहा है कि बस में 32 लोग थे सवार। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहत बचाव कार्य फिलहाल जारी है। स्थानीय प्रशासन वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आ पाया है, लेकिन उससे पहले बेहद जरूरी यह है कि लोगों को बचाया जा सके। 500 मीटर गहरी खाई में ये बस जा गिरी है और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता अजय पांडे। अजय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है पूरे मामले से लेकर, क्योंकि एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है और आशंका ये जताई जा रही है कि 25 लोगों की मौत की खबर है। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत दुखद घटना आज उत्तराखंड से आई है। उत्तरकाशी में ये घटना घटी है और इसके बाद से एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है और कोशिश है प्रशासन की कि जो लोग घायल हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए आपातकालीन सेवा 108 के माध्यम से, ताकि उनकी रक्षा की जाए, उनके जान बचाए जा सके। हालांकि जिस तरह के फिगर आ रहे हैं, जिस तरह के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, काफी दुखद है, क्योंकि 4 धाम यात्रा इस समय अपने चरम पर है और इस 4 धाम यात्रा के दौरान तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। इस तरह के एक्सीडेंट सामने आ रहे हैं जो उत्तराखंड के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि पूरे भारत के कोने कोने से तीर्थयात्री यहाँ पर चारों धामों के लिए आ रहे हैं और ऐसे में अगर उनके साथ इस तरह से दुखद घटना घट रही है तो जाहिर है कि ये काफी चिंता का विषय है। इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश पहले भी दिए हैं। उन्होंने कई दौर की मीटिंग भी की है। अभी इसके बाद इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, हालांकि ये प्राकृतिक घटना के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। जितनी गाड़ियां बाहर के लोग आ रहे हैं वो सारी गाड़ियां जो है उत्तराखंड नंबर की गाड़ियां हैं, यहीं के ड्राइवर हैं, यहीं के जो चालक है वो उनको यात्रा पर ले जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं कहीं पर देखने को मिल रही हैं तो काफी दुखद है, क्योंकि मौसम सामान्य है और सामान्य मौसम के बीच में अगर ऐसी दुखद घटनाएं हो रही हैं तो वाकई में ये चिंता का विषय है। क्योंकि आने वाले समय में बरसात का मौसम होगा, उस समय भी 4 धाम यात्रा जारी रहती है और उस यात्रा के दौरान भी इस तरह की घटनाएं होती रहती है। लेकिन इस बार यात्रा के शुरुआती दौर में ही काफी ऐसी घटनाएं हुई हैं, काफी संख्या में लोग हताहत हुए हैं, उनकी जान चली गई है, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया है। तो ये चिंता का
जरूर विषय है, लेकिन चूंकि इस समय राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है, एसडीआरएफ की पूरी टीम वहां पर मौजूद है और इसके साथ साथ जिला प्रशासन की टीम मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटना की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जल्द से जल्द उन लोगों को बचाया जाए जो लोग घायल हैं, घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए और बाकी के जो लोग हैं उनको रिकवर किया जाए, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। क्योंकि गहरी खाई में लोग गिरे हैं और क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे रात का वक्त होगा, अंधेरा ज्यादा होगा, वहां पर पहुंचना काफी मुश्किल है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो रस्सी के सहारे वहां पर नीचे उतर रही है। उसके साथ साथ तमाम उपकरण हैं जो सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। इस तरह की घटनाओं के बाद त्वरित कार्रवाई की जाती है और तमाम लोगों को जो घायल है उनको निकाला जाता है। तो जाहिर है कि देखिए काफी नीचे 500 मीटर गहरी खाई से निकाल करके उनको ले करके जाना फिर अस्पताल पहुंचाना काफी चुनौती भरा मामला है। लेकिन चूंकि एसडीआरएफ की टीम को इसी कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, इसी कार्य के लिए वो त्वरित गति से जुटे रहते हैं, तो ऐसे में प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर निकाला जाए जो लोग घायल हैं और बाकी की जो बॉडी है उनको जल्द से जल्द रिकवर किया जा रहा है, उनको लाया जा रहा है। और इस तरह की घटनाओं को लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री पहले भी लगातार अधिकारियों बिल्कुल अजय, देखा जाए तो बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा ये हुआ है और अभी तक बताया जा रहा है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं मिल पाया है, लेकिन साथ ही ये भी जानकारी हमें मिल पा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि डीजीपी ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। क्या ऐसी कुछ खबर आपको मिल पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जिस तरह से गाड़ी में सवारों की संख्या को लेकर के अभी युवकों की स्थिति है, कहीं पर बताया जा रहा है करीब 30 लोग सवार थे बस में, कई लोग बता रहे हैं कि इस समय करीब 40 लोग सवार थे। तो अब ये देखना होगा कि जो मानक है उस मानक के हिसाब से लोग यात्रा कर रहे थे या ज्यादा संख्या में लोगों को बिठाया गया था। इसके साथ साथ सभी ड्राइवरों को जो इस यात्रा रूट पर सवारी लेकर के जा रहे हैं उनको ये बताया गया है कि वो अपनी गति कितनी धीमी लेकर के चले, क्योंकि वो हमेशा इस रोड पर चलने के आदी है। इसके बावजूद उनकी गति सीमा भी निर्धारित की गई है। अगर ऐसा कोई ड्राइवर मदिरा पान करके अगर उन क्षेत्रों में सवारियां लेकर के जाता है तो ऐसे में सवारियों से भी कहा जाता है कि वो ऐसे ड्राइवरों को चिन्हित करें, ऐसे बताएं और तेज गति से गाड़ियां न चलाया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के उत्तराखंड सरकार ने अधिकारियों को पहले निर्देश दिए हैं। तमाम जगहों पर चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं। यात्रा रूटों पर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो बिल्कुल अजय जी, लेकिन देखिए सवाल कई खड़े होते हैं क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी तमाम बैठकें करते रहते हैं, दिशा निर्देश वह देते हुए नजर आते हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी हमने देखा कि किस तरीके से चारधाम यात्रा के दौरान लोगों की जान भी जा रही है और वहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्था जो है उसमें भी लापरवाही देखी गई और अब ये बड़ा सड़क हादसा हो गया है। ऐसे में सवाल भी कई खड़े होते हैं और जानना मैं ये भी चाहूंगी कि फिलहाल ये बस जा किस रूट पर रही थी और जो लोग इसमें सवार थे वो कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ जानकारी इससे जुड़ी आपको मिल पा रही है? देखिए अभी शुरुआती दौर में ये पता चला है कि जितने सवारी थे ये मध्य प्रदेश के थे और उत्तरकाशी के डामटा में घटना घटी है, क्योंकि यमुनोत्री मार्ग है ये और वहां पर ये यात्री से भरी बस जो है ये 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई है। क्योंकि जितने लोग इस समय वहां पर घायल हैं उनको पहली प्राथमिकता ये है कि उनको बाहर निकाला जाए, उनको बचाया जाए, उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। और जहां तक सवाल इस तरह की घटनाओं को लेकर के है तो देखिए 2 तरह की घटनाएं मौतें हो रही हैं। एक मौत चूंकि तीर्थयात्री लंबी दूरी करके यात्रा करके आते हैं, पूरे भारत के कोने कोने से आते हैं और वो फिर पहाड़ों की ओर रुख करते हैं, तो ऐसे में उनको तमाम तरह की दिक्कतें होती है। क्योंकि 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल के दौरान तमाम लोगों को गंभीर कई तरह की बीमारियां हुई हैं, बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित रहे हैं और उसके बावजूद अगर अपने जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको छिपा करके यात्रा कर रहे हैं तो उनको तमाम दिक्कतें हो रही हैं और ऐसे में वो मौतें हो रही हैं। दूसरी ये प्राकृतिक घटना के तौर पर हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये अचानक में बस अगर गिर जा रही है या बाकी कोई गाड़ी गिर जा रही है, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, तो उसको कैसे रोका जाए इसको लेकर के प्रशासन का अमले की बिल्कुल अजय जी, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।